गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं और कल का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था उसी के रिगार्डिंग हम आगे भी आज भी डिस्कस करेंगे। कल हमने बात की थी जनरल बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी। हम उस बुक के बारे में बात कर रहे थे जो बुक एक्चुअली हमें स्टडी करनी है। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या है इसके रिगार्डिंग हमने को डिस्कस किया था और मैंने कहा था कि न्यूमेरिक डेटा होता है। न्यूमेरिक डेटा होता है, उस न्यूमेरिक डेटा को सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें उनको आइडेंटिफाई करना होता है। आफ्टर आइडेंटिफाई हमें उनको रिकॉर्ड करना होता है। रिकॉर्ड करने के बाद उनको हमें क्लासिफाई करना होता है। देन उनको हमें समराइजेशन करना होता है। समराइजेशन के बाद उनका एनालाइज करना होता है और जब एनालाइज भी कंप्लीट हो गया है देन हमें उनको कम्युनिकेट करना है। ये जो कंप्लीट प्रोसेस है, ये कंप्लीट प्रोसेस ही क्या है, दिस इज नॉन एज अकाउंटेंसी। यही अकाउंटेंसी है। ये सारे वर्क हमें एक्चुअली करने होते हैं। ठीक है, तो हमने नॉर्मली जो सब्जेक्ट है, जो बुक है उसकी मीनिंग की बात की। ठीक है, अब बेसिकली हम थोड़ा सा हम बात करेंगे इसकी हिस्ट्री की। हम किसकी बात करेंगे? हिस्ट्री की बात करेंगे, अकाउंटिंग हिस्ट्री। ठीक है, अब अकाउंटिंग हिस्ट्री क्या है वो आप देखिए। अकाउंटिंग हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है वो हमें देखना है। देखना ये कि अकाउंटिंग हिस्ट्री में ये जानना है कि आज जो हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, तो ये जो अकाउंटेंसी आज हम पढ़ रहे हैं इसका जो नॉलेज है वो हमें किसने दिया? वो कौन पर्सन था जिसने सबसे पहले फर्स्टली अकाउंट्स के लिए हमें अवेयर किया और ये कहा कि अकाउंटिंग होनी चाहिए और अकाउंटिंग कैसे होनी चाहिए उसके बारे में भी बताया। तो देखिए, मैं आपके सामने 3 इयर्स लिख रहा हूं जो अकाउंटिंग में बेसिक इयर्स हैं, मेन इयर्स हैं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं 1494, 1543 एंड 1795। ये 3 इयर्स जो है अकाउंटिंग हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन 3 इयर्स में कुछ डिफरेंट अकाउंटिंग वे में हुआ था। क्या हुआ था देखते हैं। 1494 में लुकास पेसियोली, जिसको हम लुकास पेसियोली भी कहते हैं, लुकास पेसियोली एक पर्सन था। इसने सबसे पहले अकाउंटिंग का जो नॉलेज है वो वर्ल्ड को दिया। पूरे वर्ल्ड में उसने कहा कि अकाउंटिंग होनी चाहिए। इसने कहा ये लुकास पेसियोली ने कहा कि अकाउंटिंग है, उसकी कंसेप्ट होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए। ये सारी बात 1949 में फर्स्टली लुकास पेसियोली ने ये वर्ड को बताया। क्लियर? अब इसने क्या किया, एक बुक भी पब्लिश की, क्योंकि उस बुक को पढ़ने के बाद ही लोगों को लगा हाँ अकाउंटिंग होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो कैसे होनी चाहिए वो सब इस लुकास पेसियोली ने बताया। तो इसकी बुक का नाम क्या है? इसकी बुक का नाम था दी कंपास एक्ट ऑफ स्क्रप्चर्स। दी कंपास एक्ट ऑफ स्क्रप्चर्स। देखो, बात कर रहे थे कि लुकास पेसियोली जो है 1949 में, लुकास पेसियोली ने 1949 में फर्स्टली पब्लिक को वर्ल्ड को ये बताया कि अकाउंटिंग होनी चाहिए। बट कैसे, किस थ्रू उसने बताया? तो लुकास पेसियोली ने एक बुक लिखी डी कंपास एक्ट ऑफ स्क्रप्चर्स। ये किसकी बुक थी? ये बुक किसने राइट की थी? ये बुक राइट की थी लुकास पेसियोली ने। और इस पूरी बुक का जो रिलेशन था वो अकाउंटिंग रिलेशन था। सब कुछ अकाउंटिंग के रिगार्डिंग इसमें इन्फॉर्म किया गया था। अब देखिए, क्योंकि लुकास पेसियोली फर्स्ट पर्सन था जिसने अकाउंटिंग के लिए पब्लिक को बताया, इसीलिए लुकास पेसियोली इज नोन एज फादर ऑफ अकाउंटेंसी। इसीलिए लुकास पेसियोली को क्या कहते हैं? फादर ऑफ अकाउंटेंसी कहते हैं, लेखांकन के जनक कहते हैं, पिता कहते हैं।
क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले यही वो पर्सन थे जिन्होंने अकाउंटिंग के बारे में पब्लिक को बताया, वर्ल्ड को बताया। तो क्योंकि सबसे पहले पर्सन थे इसलिए क्या कहेंगे? फादर ऑफ अकाउंटेंसी हम इसको कहते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु इज द फादर ऑफ अकाउंटेंसी? तो आंसर होगा लुकास पेसियोली। क्लियर? एक ये भी क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, नेम ऑफ बुक्स व्हिच इज राइट बाय लुकास पेसियोली। नेम ऑफ बुक व्हिच इज रोट बाय लुकास पेसियोली। लुकास पेसियोली ने कौन सी बुक पब्लिश की है, राइट की है? तो नेम क्या है? डी कंपासेट ऑफ स्क्रिप्चर्स। इस तरह से हमने 2 क्वेश्चंस अभी तक हमने प्रिपेयर कर लिए। अब इसके बाद एक और मैटर आता है कि लुकास पेसियोली कहां का था। ये भी रिकॉर्ड हमें अवेलेबल है, हमारे पास अवेलेबल है, हम जान सकते हैं। तो जो लुकास पेसियोली था, दरअसल ये इटालियन था। कौन था ये? इटालियन था, यानी इटली का रहने वाला था। लुकास पेसियोली इटली का रहने वाला था, और इटली में भी एक स्पेसिफिक प्लेस था, सर्टेन प्लेस था। उस प्लेस का नाम था वेनिस सिटी। क्या नाम था? वेनिस सिटी। तो लुकास पेसियोली उस वेनिस सिटी का रहने वाला था। ठीक है, तो लुकास पेसियोली कहां का रहने वाला था? इटली का रहने वाला था। इटली में भी पर्टिकुलर जो सिटी थी, सर्टेन जो सिटी थी, उस सिटी का नाम क्या था? वेनिस सिटी, वहां का रहने वाला था। क्लियर? अब कंफ्यूजन क्या हुआ? पब्लिक को प्रॉब्लम कहां हुई? प्रॉब्लम यहां हुई कि लुकास पेसियोली इटली का रहने वाला था, इटली का सिटीजन था। तो उसने जो ये बुक लिखी, डी कंपासेट ऑफ स्क्रिप्चर्स, इस बुक की लैंग्वेज भी इटालियन ही थी, इटली लैंग्वेज ही थी। अब देखिए, क्या इटली लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है? क्या पूरी वर्ल्ड में बोली जाने वाली लैंग्वेज है? क्या नहीं। इटली ओनली इटालियन जो पर्सन से सिटीजन है, इटली के लोग ही जनरल से जानते हैं, बोलते हैं। इसका मतलब अकाउंटिंग के बारे में तो कौन जान सकता है? इटली के पर्सन ही जान सकते हैं, बाकी वर्ल्ड में कोई नहीं जान सकता, क्योंकि इटली नहीं आती, इटली लैंग्वेज नहीं आती है। तो अब क्या करें? तो एक और पर्सन आया, उस पर्सन ने क्या किया? लुकास पेसियोली की जो बुक थी, आई मीन डी कंपासेट ऑफ स्ट्रक्चर्स, उसने इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। एक और पर्सन आया आफ्टर लुकास पेसियोली, और उसने क्या किया? इस बुक को इटालियन लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, आई मीन ट्रांसलेट कर दिया। और उस पर्सन का नाम था ह्यूज ऑल्ड केसर। क्या नाम था? ह्यूज ऑल्ड केसर। इसका नाम हिंदी में लिखता हूं, लुकास पेसियोली, और ये है ह्यूज ऑल्ड केसर। क्लियर? तो ये ह्यूज ऑल्ड केसर कौन था? हु इज ह्यूज ऑल्ड केसर, या हु वाज ह्यूज ऑल्ड केसर? तो ह्यूज ऑल्ड केसर वो पर्सन था जिसने डी कंपासेट ऑफ स्ट्रक्चर्स, जो पेसियोली की बुक थी, लुकास पेसियोली की बुक थी, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। कौन सी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया? इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। किसने कन्वर्ट कर दिया? ह्यूज ऑल्ड केसर ने। इसने अपनी कोई पर्सनल बुक पब्लिश नहीं की, इसने अपनी कोई बुक राइट नहीं की, ठीक है, इसने इसकी किसी भी बुक का नेम नहीं आया। उसने तो क्या किया? उसने ये किया कि जो ह्यूज ऑल्ड केसर जो पर्सन था, उसने क्या किया कि लुकास पेसियोली की जो बुक थी डी कंपासेट ऑफ स्क्रिप्चर्स, इसको ट्रांसलेट कर दिया। किसमें? इंग्लिश में। तो मैं यहां लिखा हूं, किसमें ट्रांसलेट कर दिया? इंग्लिश में ट्रांसफर कर दिया। कब कर दिया? 1543 में कर दिया। कब कर दिया? 1543 में इसने इसको ट्रांसलेट कर दिया इटालियन लैंग्वेज टू इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो स्टार्टिंग ईयर कौन सा हुआ? 1494।
कौन पर्सन था? लुकास पेसियोली ने वो बुक डी कंपोजिट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ दिस बुक इटालियन। लुकास पेसियोली कहां का रहने वाला था? इटली का। इटली में कौन सी सिटी? वेनिस सिटी, वहां का ये रहने वाला था। कितना मैटर हो गया? अब काफी टाइम पास हो गया, निकल चुका। फिर एक और पर्सन आया, उसको ये लगा कि लुकास पेसियोली ने जो बुक लिखी है वो कंप्लीट है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है, बट अभी इसमें कुछ और भी ऐड हो सकता है। तो उसकी ओपिनियन से इस बुक में कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ इनकम्प्लीटनेस थी। तो उसने क्या किया, एक और पर्सन आया और उस पर्सन का नाम क्या था? एडवर्ड जॉन। उस पर्सन का नाम क्या था? एडवर्ड जॉन। इस एडवर्ड जॉन ने एक अपनी बुक लिखी और उस बुक का नाम था द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। एडवर्ड जॉन ने अपनी जो पर्सनल बुक लिखी, राइट की, उसका नाम क्या था? द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, ठीक है। उसने इसको रॉन्ग प्रूफ नहीं किया, उसने क्या कहा कि करेक्ट है बट इनकम्प्लीटनेस है, कुछ अधूरा है, कुछ और भी रूल्स होने चाहिए, और उसने बुक पब्लिश कर दी, बुक एडिट कर दी। ये वैसे इंग्लैंड का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था? इंग्लैंड का रहने वाला था, ठीक है। तो ये जो 3 इयर्स है आपकी अकाउंटिंग वे में, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें, अकाउंटिंग वे में। सबसे पहले 1494 इसमें सबसे पहले बुक पब्लिश हुई थी, लुकास पेसियोली ने की थी, डी कंपोजिट ऑफ स्ट्रक्चर्स के नाम से। देन ह्यूजोल्ड कैसल 1543 में उसने क्या किया, जो डी कंपोजिट ऑफ स्ट्रक्चर्स थी उसको ट्रांसलेट कर दिया इटालियन टू इंग्लिश। फिर एडवर्ड जॉन, फिर कौन आया? एडवर्ड जॉन। एडवर्ड जॉन ने क्या किया? एडवर्ड जॉन ने एक नई बुक लिखी, डी कंपोजिट द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ये ऐसा नई बुक लिखी, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट मोस्टली वही थे, कुछ एडिशंस की, कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर दिया। क्लियर? तो आई थिंक यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है। अकाउंटिंग में जो 3 इयर्स है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखिए अब हम किसकी बात करेंगे, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। किसको डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। हिंदी में कहेंगे इसे हम लेखांकन प्रक्रिया। क्या कहेंगे? हम हिंदी में कहेंगे इसे लेखांकन प्रक्रिया। अब फर्स्ट में हमें इस वर्ड के बारे में जानना है, आई मीन प्रोसेस के बारे में जानना है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस? व्हाट इज द प्रोसेस? तो प्रोसेस क्या होती है, तो पहले मैं इसको डिस्कस करूंगा। कोई भी वर्क जो रेगुलर वे में किया जाता है और कंटिन्यू किया जाता है, ठीक है, आई मीन सिस्टमेटिक भी होता है, रेगुलर में अगर कंटिन्यू किया जाता है, उससे ही हम क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। लाइक आज आप 11th क्लास में आए हो, तो ये भी एक प्रोसेस है। कैसे? आप सीक्वेंस में आए हो, सीक्वेंस में आए हो, फर्स्ट डे आपने फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, ऐसे क्लास 1 बाय 1 पास की है, ये तो सीक्वेंस, ठीक है। तो और सेकंड क्या था? सीक्वेंस के साथ आप इसको कंटिन्यू आपने इसको रखा कि आप पढ़ते चले गए, तब आप वहां पहुंचे, 11th क्लास में पहुंचे। तो ये क्या एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस क्या होता है? कोई भी वर्क जो सीक्वेंस में और रेगुलर किया जाए, ऐसा कोई भी वर्क जो सीक्वेंस में और रेगुलर किया जाए, वही क्या होता है? प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है। क्लियर? हम जब छत पे जाते हैं, सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं, स्टेयर्स चढ़ते जाते हैं, वो भी प्रोसेस है। कैसे?
स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप पे रखते हैं, देन सेकंड, फोर्थ, थर्ड में सीक्वेंस में करेंगे और रेगुलर। रुक गए तो प्रोसेस इनकम्प्लीट रह जाएगी, कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसलिए तो अपनी जो अकाउंटेंसी है, जो हमें पढ़ना है, ये स्टार्ट कहाँ से होती है और ये फिनिश कहाँ होती है, एंड कहाँ हो जाती है, कुछ इसके स्टेप्स हैं। ठीक है, अब वो स्टेप्स क्या है? प्रोसेस में स्टेप्स होंगे, स्टेप्स रेगुलर होंगे, वो स्टेप्स क्या है जिनकी हम अब बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है अपना जर्नल। ये वाला जर्नल नहीं है, ध्यान रखना, ये वाला जर्नल नहीं है अकाउंट्स में, ये जर्नल, ये जनरल, ये जर्नल, क्या बोलते हैं इसको? जर्नल। क्या होती है, क्या नहीं होती है, इनके सेपरेट चैप्टर्स हैं जो मैं आपको स्टडी कराऊंगा, डिस्कस करेंगे हम उनके बारे में, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग, मैंने कहा था नेट की बात कर रहे हैं, तो उस नेट में ही हम बात करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ ये एंड हो जाती है। तो ये हमें आना जरूरी है, हमें जानना जरूरी है, क्योंकि इसके बारे में हम नहीं जानेंगे तो आगे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले क्या है? जर्नल। सबसे पहले क्या है? जर्नल। जर्नल के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, जर्नल के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो है लेजर, जिसको हम कहते हैं खाता बही। नेक्स्ट क्या आता है? लेजर। लेजर के बाद नेक्स्ट जो वर्ड आएगा वो आएगा ट्रायल बैलेंस। क्या आएगा? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस को हम कहते हैं तल। जब ये भी कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट जो अपना स्टेप होगा और वो होगा अपना फाइनल अकाउंट। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप, नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप जो क्या है? फाइनल अकाउंट। इस फाइनल अकाउंट के भी 3 पार्ट हैं और ये 3 पार्ट भी सीक्वेंस में है। सबसे पहले है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद नेक्स्ट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद है बैलेंस शीट। तो फाइनल अकाउंट को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ फाइनल अकाउंट। फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट, नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड लास्ट इज बैलेंस शीट। इसको हम हिंदी में कहते हैं व्यापार खाता, इसे कहते हैं लाभ हानि खाता, और लास्ट में है बैलेंस शीट, और इसको कहेंगे हिंदी में चिट्ठा। फाइनल अकाउंट को कहेंगे अंतिम खाते। तो हमारी जो अकाउंटिंग है वो यहां से स्टार्ट होकर इस लास्ट पेज पे कंप्लीट हो जाएगी, और लास्ट पेज पे कहां जाकर? बैलेंस शीट में जाके अपनी जो प्रोसेस है वो फिनिश हो जाएगी। तो जितनी भी अकाउंटिंग हम करेंगे, चाहे वो 11th क्लास हो, 12th क्लास हो, या हायर क्लासेस हो, हायर लेवल की क्लासेस हो, अकाउंटिंग यहीं से स्टार्ट होगी और यहीं पे फिनिश होगी, और कोई न्यू कॉन्सेप्ट में स्टेप्स इसके अंदर ऐड नहीं हो सकता है। क्लियर? अब हमें वन बाय वन कुछ और मैटर की बात करनी है। आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, इनको आप लिख सकते हो। आज की जो क्लास में मैंने बताया है, समझाया है, उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कुछ अकाउंटिंग टर्म्स की। हम बात करेंगे अकाउंटिंग टर्म्स। हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे अकाउंटिंग टर्म्स की। ठीक है,
हम जो अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं उसमें काफी वर्ड्स ऐसे हैं, काफी लैंग्वेज ऐसी है, काफी टर्म्स ऐसे हैं जो अगेन अगेन रिपीट होते रहेंगे और रिपीट हो रहे हैं, तो आपको भी उनके बारे में नहीं पता कि वो होते क्या हैं, तो फिर आप समझ नहीं पाओगे। एवरी टाइम आपके माइंड में क्या होगा, सर ने ये वर्ड बोल दिया, इसका क्या मतलब है, ये बोल दिया, इसका क्या मतलब है, आप अपने आप में कंफ्यूज रहोगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज रहो, इसलिए मैं कुछ अकाउंटिंग टर्म्स आपको बता रहा हूं जो ऑलवेज आपके माइंड में होने चाहिए, और वैसे डे बाय डे बाय द प्रैक्टिस आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। तो अब मैं इस वे में सबसे पहले बात कर रहा हूं कैपिटल। अकाउंट्स में एक इंपॉर्टेंट थिंग है और उसको हम कहते हैं कैपिटल। ठीक है, अब कैपिटल क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, हिंदी में हम इसे कहते हैं पूंजी। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। लेकिन ये तो एक उसका मैंने हिंदी में नेम लिखा, ट्रांसलेट किया है, डेफिनेशन क्या होगी कैपिटल की, हम उसकी बात अब करने वाले हैं। तो देखिए, एक होता है बिजनेस का ऑनर, एक एग्जांपल लेता हूं, ये है ऑनर ऑफ द बिजनेस, ऑनर ऑफ द बिजनेस, और ये स्टार्ट क्या कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। बिजनेस का ऑनर क्या स्टार्ट करने जा रहा है, बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है। अब बिजनेस स्टार्ट जब हम करते हैं तो ये केवल हमारे बात करने से, टॉकिंग सेंस से बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है। टॉकिंग सेंस से, बात करने से बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है, कुछ कंट्रीब्यूट करना होता है, कुछ इंट्रोड्यूस करना होता है। क्या कंट्रीब्यूट करें, क्या इंट्रोड्यूस करें, एवरीथिंग बिजनेस का ओनर जो भी कंट्रीब्यूट करता है फॉर द बिजनेस नॉन इज कैपिटल। तो आपको सर एवरीथिंग का आपने यूज तो किया, बस एवरीथिंग में कुछ बताओ तो सही कि वो एवरीथिंग क्या हो सकता है, बिजनेस का ओनर बिजनेस में क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो चलो भी बात करते हैं। एक तो वो यूज कर सकता है कैश, मतलब नकद। ठीक है, बिजनेस कर रहा है, 10 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, 10 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, तो 10 लाख रुपए कौन लगा रहा है, बिजनेस का ओनर लगा रहा है। किस में लगा रहा है, बिजनेस में लगा रहा है, तो बिजनेस में लगाया ना उसने, तो क्या हो गई, कैपिटल। बट वन मोर थिंग, एन इंपॉर्टेंट थिंग, जो कुछ भी लगा रहा है वो कैपिटल है, बट एक कंडीशन कंप्लीट होगी तो ही वो कैपिटल है। तो कंडीशन क्या है कि वो जो कुछ लगा रहा है वो उसका खुद का होना चाहिए, सेल्फ ऑनरशिप में होना चाहिए, सेल्फ ऑनरशिप में होना चाहिए, यानी खुद का होना चाहिए, तभी वो कैपिटल होगी। उसने अपने किसी फ्रेंड से या बैंक से लोन लिया और लोन लेकर अमाउंट बैंक लोन लेकर जो अमाउंट आया उसको उसने अपने बिजनेस में लगा दिया कि हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अब वो लोन है, कैपिटल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो उसका खुद का नहीं था, वो तो उसने लोन लिया है ना। ठीक है, तो लोन हो गया। कैपिटल कब होगी, जब वो उसका खुद का, खुद की ओनरशिप का, खुद का अर्निंग की हुई चीजें होंगी। ठीक है, तो कैश लगा सकता है। कैश के अलावा वो क्या यूज कर सकता है, कैश के अलावा वो यूज कर सकता है गुड्स, जिसके बारे में हमने डिस्कस की थी कि गुड्स को क्या बोलते हैं, माल कहते हैं। गुड्स को क्या कहते हैं, माल कहते हैं। वो माल भी लगा सकता है, गुड्स भी लगा सकता है। जैसे मान लो कोई फार्मर है, कोई फार्मर व्हीट का प्रोडक्शन कर रहा है, यानी गेहूं उगा रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसने सोचा कि चलो मैं गेहूं का ही बिजनेस कर लेता हूं। लेकिन आप देखिए, गेहूं का बिजनेस करेगा तो उसको उतना पैसा लगाना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो सोच रहे हैं गेहूं तो मेरे पास नहीं है, गेहूं का तो मैं उत्पादन कर रहा हूं, प्रोडक्शन करेगा हूं फार्मिंग करके, तो ये जो गेहूं है वो ही मैं अपने बिजनेस में लगा दूंगा और अपना मार्जिन कमा लूंगा। तो इस बार उसने क्या लगा दिया, कैश नहीं लगाया, उसने क्या लगाया, गुड्स लगा दिए। बेचने के लिए माल दे दिया, गेहूं दे दिया, तो गेहूं भी क्या हो गया उसके लिए, वो भी क्या हो गया, कैपिटल हो गया। वो दोनों में लगा सकता है कि 4 लाख रुपए इसको मैं कैश लगा दूंगा, बाकी मैं जो व्हीट है वो भी बिजनेस के अंदर दे दूंगा। क्लियर। और क्या हो सकता है, एसेट्स भी हो सकती है। और क्या हो सकता है, एसेट्स भी हो सकती है, कोई संपत्ति भी हो सकती है। जैसे उसके पास ट्रैक्टर था, उसके पास कोई लोडिंग व्हीकल था,
तो उसने कहा कि अब मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे अपने बिजनेस के लिए भी क्या चाहिए, कोई व्हीकल चाहिए, क्योंकि मैं ट्रांसपोर्ट करूंगा गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह सेंड करूंगा, तो विदाउट ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। तो उसके पास भी पहले से ही व्हीकल था, ट्रैक्टर हो या कोई भी गवर्नमेंट व्हीकल हो, वो भी उसने किसको दे दिया, बिजनेस को, कि अब से ये है बिजनेस में ही काम आएगा, वो भी उसके बिजनेस को दे दिया। तो सब कुछ किसका होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए ऑनर ऑफ द बिजनेस का, तभी वो कैपिटल होगी, अदरवाइज वो कैपिटल नहीं होगी। आई थिंक ये बात आपके समझ में आ गई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैपिटल की प्रॉपर डेफिनेशन की, कि एनीथिंग कंट्रीब्यूट बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस इन सेल्फ ओनरशिप is known as capital. Anything contributes by the owner of the business in self ownership is known as capital. मतलब हिंदी में कहें कि व्यापार का स्वामी, व्यापार का मालिक अपने पास से बिजनेस में जो कुछ भी लगाता है वो ही पूंजी कहलाती है, उसे ही हम लोग कैपिटल कहते हैं। ये हमने फर्स्ट टर्म यहां डिस्कस की है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टर्म की ओर, नेक्स्ट टर्म है अपना ड्राइंग्स। नेक्स्ट टर्म ड्राइंग नहीं है, लास्ट में एस भी है, ड्राइंग्स। ड्राइंग तो पेंटिंग टाइप हो गया, ड्राइंग्स एस लग गया, इसका मीनिंग चेंज हो गया। जैसे गुड और गुड्स डिफरेंट है, ऐसे ड्राइंग और ड्राइंग्स अलग है। ड्राइंग है क्या, कैपिटल का जस्ट रिवर्स है। ड्राइंग कैपिटल का जस्ट रिवर्स है। कैपिटल में तो क्या किया था, बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया, अपने पास इसको दे दिया। ड्राइंग में क्या है, बिजनेस से अपने लिए यूज कर लिया। अब सपोज आपके फादर का कोई डिपार्टमेंटल स्टोर हो, किराना स्टोर, और आपके घर पे शुगर नीड हो, ऑयल नीड हो, तो आप कहां से लाओगे, क्या किसी अदर शॉप से लाओगे या आपके फादर आपको देंगे? ऑब्वियसली आपके फादर आपको देंगे। क्या वो आपसे पैसे लेंगे? नहीं, वो आपसे पैसे नहीं लेंगे। इसका मतलब बिजनेस की जो चीजें थी, बिजनेस गुड्स था, उसका यूज आपने किया, सेल नहीं किया, उसको आपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया। तो बिजनेस की कोई भी चीज है, बिजनेस की कोई भी थिंग है, उसको आपने अपने पर्सनल मोटिव के लिए, पर्सनल ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया, तो क्या हो जाएगा, ड्राइंग हो जाएगा। एवरीथिंग यूज्ड बाय द ओनर फॉर सेल्फ ऑब्जेक्ट या पर्सनल ऑब्जेक्ट इज नोन एज ड्राइंग। कि अपने बिजनेस से, व्यापारी अपने बिजनेस से अपने उपयोग के लिए कुछ भी निकालता है। अब जितने भी बिजनेसमैन हैं बिजनेस करते हैं, लेकिन जब उनके घर में उस चीज की जरूरत पड़ती है तो खुद उसमें से क्या करते हैं, अपने घर पर भी यूज कर लेते हैं। तो पर्सनल पर्पस के लिए, मैंने थिंक क्या है, पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से कुछ भी निकाल लेते हैं, वो ड्राइंग होता है। आई एम रिपीटिंग, पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से कुछ भी निकाल लेता है तो वो क्या होता है, वही ड्राइंग होता है, ऑनर होता है। तो एक में तो क्या करते हैं, हम अमाउंट बिजनेस को देते हैं, कुछ भी बिजनेस को देते हैं, ऑनर बिजनेस को देता है, कंट्रीब्यूट करता है, तो कैपिटल हो गई। लेकिन पर्सनल ऑब्जेक्ट के लिए यूज करता है तो वो क्या हो गया, वो ड्राइंग हो गया। तो इसमें क्या है, बिजनेस में जाता है, बिजनेस से वापस से आ जाता है। इज दिस क्लियर? तो ड्राइंग क्या होगा, पहले हिंदी में सुनिए। व्यापार के स्वामी द्वारा निजी उपयोग के लिए या निजी उद्देश्य के लिए व्यापार से जो कुछ भी निकाला जाता है उसे हम लोग आहरण कहते हैं। जो कुछ भी, मतलब कैश हो सकता है, गुड्स हो सकता है, एसेट्स होती है, एंड व्हाटएवर एनीथिंग, और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इंग्लिश में कहें एनीथिंग withdrawn by the owner from the business for personal purpose is known as drawings. Is this clear? Then next हम बात करें। नेक्स्ट हम बात करें कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। वैसे बता दिया, लेकिन मैं फिर से लिख देता हूं यहां पर, गुड्स, माल। गुड्स के रिगार्डिंग मैंने कहा था, गुड्स के साथ एक और वर्ड मैंने ऐड किया था, और वो जो वर्ड था वो था एसेट्स, जिसको हम कहते हैं संपत्ति कहो, प्रॉपर्टी कहो। दोनों डिफरेंस में बताया था कि जो हम अपने बिजनेस में जो हम खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं, क्योंकि हमें उनको बेचना है। तो जो हम बेचने के पर्पस से, सेल करने के ऑब्जेक्ट से जो कुछ भी परचेस करते हैं वो गुड्स है। हम
सेल करने के पर्पज से जो भी कुछ परचेज करते हैं, सेल करने के इंटेंशन से जो कुछ भी परचेज करते हैं वो क्या होता है, वो गुड्स होता है। ठीक है, बट हम लोग अपने बिजनेस में यूज करने के पर्पज से, हम अपने बिजनेस में यूज करने के पर्पज से कुछ भी परचेज करें, एवरीथिंग जो भी परचेज करें वो क्या हो जाएगा, एसेट्स रहेगी। तो एसेट्स में क्या है, हमने परचेज किया बट सेल करने के लिए नहीं, यूज करने के लिए। पर हमने तो परचेज इसलिए किया क्योंकि हमें उसको सेल करना था, तब वो क्या हो जाएगा, तब वो आपकी एसेट ना होकर वो गुड्स बन जाएगा। तो गुड्स में क्या है, सेल करने के पर्पज से हम परचेज कर रहे हैं, एसेट्स में क्या है, यूज करने के पर्पज से हम लोग परचेज कर रहे हैं। एग्जांपल दिया था पेन का, अगर मैं पेन खरीद रहा हूं, मैं स्टेशनरी का ऑनर हूं, मैं स्टेशनरी सेल करता हूं, तो मैंने पेन क्यों परचेज किया, मार्कर क्यों परचेज किया, क्योंकि मुझे उसको सेल करना है। ठीक है, तो ये मार्जिन वैल्यू क्या है, गुड्स है। पर मैंने कहा मैंने अपनी शॉप पे पेन यूज करा हुआ है, ठीक है, वो पेन मैंने परचेज किया सेल करने के लिए नहीं, यूज करने के लिए, इसलिए वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका एसेट्स। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, कैश बैलेंस, जिसको हम कहते हैं रोकड़ शेष या फिर नकद शेष। देखिए, जब भी बिजनेस हम करते हैं अपना ईयर एंड हो जाता है, तो हम ये भी देखते हैं ना कि आज बिजनेस एंड हो गया, एक साल कंप्लीट हो गया, 1 ईयर कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होकर देखते हैं आज अपने पास कितना कैश पड़ा है, कितना कैश बैलेंस में है। हम चेक करते हैं, हमने काउंट किया और पता लगा हमारे पास आज की डेट में 5 लाख रुपीस है। वो क्या है, वो कैश बैलेंस है जो इन हैंड है, इसको हम कैश इन हैंड भी यूज करते हैं, कैश इन हैंड भी यूज करते हैं कि ईयर कंप्लीट हो गया तो हमारे पास अब हाथ में कितना पैसा हमारे पास है, हमारे घर में हमारे शॉप पे कितना अमाउंट है जो हमने बिजनेस से अर्न किया है, वो सब क्या होता है, कैश बैलेंस की कैटेगरी में आता है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे कैश एट बैंक, और यहां जाएगा बैंक शेष। अब अभी तो बात की जो हमारे हाथ में कितना है, अब कुछ अमाउंट है तो हमारे हाथ में नहीं, हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमने बैंक में अकाउंट ओपन कर रखा है, तो अमाउंट कहाँ है, हमारे बैंक अकाउंट में है, तो वहां भी तो हमें पता लगता है कि कितना अमाउंट हमारे बैंक में है। हमारे पास कितना है वो तो कैश बैलेंस है, लेकिन हमारे पास नहीं, हमारे बैंक में है, पैसा हमारा है, हमारे बैंक में है, कब, एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैंक शेष कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर डेटर्स, DEBTORS, डेटर्स, बी साइलेंट है, DEBTORS, डेटर्स। डेटर्स का मतलब होता है देनदार। कल एक वर्ड मैंने इसे आपको समझा था लास्ट क्लास के अंदर, ट्रांजैक्शन, कि बिजनेस में जो भी मॉनेटरी एक्टिविटीज होती है उन्हें हम ट्रांजैक्शंस कहते हैं। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ transaction, there are two types of transaction, first is cash transaction and second is credit transaction, मतलब नकद के लेन देन और उधार के लेन देन। जब हम गुड सेल करके पैसा सेम टाइम कैश में लेते हैं वो कैश ट्रांजैक्शन है। बट हमने कहा ठीक कोई बात नहीं, बाद में दे देना, तो बाद में दे देना इसका मतलब वो अब नकद लेन देन नहीं रहा, वो कैश ट्रांजैक्शन नहीं रहा, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया। तो मैंने बुक क्यों यूज किया, क्योंकि अब यहाँ पे यूज होने वाला है कि बिजनेस जिसको क्रेडिट गुड्स सेल करता है, क्रेडिट गुड्स सेल का मतलब उधार माल बेचता है, तो बिजनेस ने जिसको भी उधार माल बेचा है तो वो पर्सन, वो इंस्टीट्यूट है कौन, वो डेटर है। दोनों में कहते हैं कस्टमर, क्या बोलते हैं, कस्टमर ही क्या होता है, डेटर होता है। तो कौन सा कस्टमर, जिसने हमारे बिजनेस से क्रेडिट गुड्स परचेज किया है, उधार माल खरीदा है, उसने खरीदा है, बिजनेस ने क्या किया है, बिजनेस ने बेचा है। आई बात समझ में? तो बिजनेस जो है जिस किसी संस्था को, जिस किसी पर्सन को, यानी जिस किसी व्यक्ति को, इस इंस्टीट्यूशन को उसने गुड्स से सेल किया है क्रेडिट बेस पे, उधार में
वो पर्सन, वो संस्था क्या होगी, वो डेटर होगी। आई बात समझ? जिस किसी को बिजनेस ने उधार माल बेचा है, ठीक है, अब वो पर्सन भी हो सकता है, वो इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, वो क्या है, डेटर है। तो इसमें उदाहरण जरूरी है। गुड्स सोल्ड बाय द बिजनेस ऑन क्रेडिट basis, goods sold by the business on credit basis to a particular person or institution is known as debtors. 8 में लेते हैं क्रेडिटर। 8 में हम क्या लेते हैं, क्रेडिटर। जिसका यूज है वो देनदार था, वो देगा। हमने किसी को उधार माल बेचा है तो वो पैसे हमसे देगा नहीं, वो हमें देगा इसलिए वो देता, क्योंकि हमने उसको बेचा, उधार बेचा है, तो फ्यूचर में वो हमें अमाउंट को पे करेगा। बट एक होता है क्रेडिटर, क्रेडिट से ही बनाया है क्रेडिटर, और ये हो गया अपना लेनदार। ये क्या हो गया अपना लेनदार। अब हमने कहा कि हमने उसको उधार बेचा, वो तो हमारा ग्राहक हो गया, हमारा कस्टमर हो गया, आई मीन हमारा डेटर हो गया। अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम उसको डेटर कहेंगे। बट हमारा जो बिजनेस है उसने गुड सेल किया, तो बिजनेस ने खुद ने भी तो कहीं से गुड्स परचेज किया होगा, बिजनेस के ओनर ने भी कहीं से गुड्स परचेज किया होगा, यदि उसने भी कहीं से उधार खरीदा है, उधार में खरीद रहा हूं फिर मैं बेच रहा हूं, तो हम जिस पर्सन से, जिस इंस्टीट्यूशन से क्रेडिट गुड्स परचेज करते हैं, जो क्रेडिट गुड्स सेल करते हैं तो डेटर है, बट क्रेडिट गुड्स परचेज करते हैं तो वो क्रेडिटर है। हमें क्रेडिट गुड्स सेल करते हैं तो डेटर है, आई मीन देनदार है। बट क्रेडिट गुड्स परचेज करते हैं तो वो क्रेडिटर है, आई मीन लेनदार है। ये हम बिजनेस के बिहाफ पे बात कर रहे हैं। क्लियर? इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की 9। अब हम कौन से टॉपिक की बात कर रहे हैं? 9। एक बड़ा बात है स्टोरी अकाउंट तो ही ओनली अकाउंट, इसको कहते हैं खाता। खाता क्या होता है? बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हो गया, जो भी लेनदेन हो गया, जो भी हो गए, उनको समरी में लिखे, समराइजेशन वे में रिकॉर्ड करना। एज ए समरी को रिकॉर्ड करना क्या है? अकाउंट्स होता है। बिजनेस में जो भी कुछ एक्टिविटीज हुई है उनको लिखना भी तो पड़ेगा ना, तो उनको कैसे लिखना है? डिटेल से नहीं, एज ए समरी लिखना ही क्या है? अकाउंट कहलाता है, खाता कहलाता है। मतलब बिजनेस में होने वाले लेनदेनों को संक्षिप्त रूप में लिखना, बिजनेस में होने वाले लेनदेनों को संक्षिप्त रूप में लिखना क्या कहलाता है? खाता कहलाता है। ठीक है, समराइज रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज नोन एज अकाउंट्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, कुछ और नॉर्म्स की बात करेंगे, और फिर हम अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उसके चैप्टर 1 बाय 1 स्टडी करना, डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।